गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स पे या घर्षण बल पे दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है, क्या उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या उसका कॉज होता है। आज हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे। अब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि जैसे कि दो सरफेस जहाँ कॉन्टैक्ट में हों, तो मैंने कहा था कि क्या होता है, एक्चुअली ये पूरे कांटेक्ट में नहीं होते, सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इसीलिए क्योंकि सरफेस दोनों कांटेक्ट में और सरफेस के बीच में ही अराइज होता है, इसलिए ये क्या लगता है सरफेस के टेंजेंशियल। इसको आप कभी यहाँ से नहीं बनाएंगे, ये गलत होगा। ये कैसा बनेगा, बिल्कुल उस जहाँ पर दोनों सरफेस या दो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियल या स्पर्श रेखीय लगता है। ठीक है, अब बात आती है इसके डायरेक्शन की। तो इसका लॉजिक जो है वो मेरा खुद का ही सोचा हुआ है। कई बार मैंने कई क्वेश्चन को करते करते इसको समझा, तो मैंने ये पाया कि जब भी इसकी डायरेक्शन ढूंढनी है कि फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहाँ को लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ को वस्तु चल रही है हमेशा उसके विपरीत या अपोजिट लगेगा। नॉर्मली हमारी कंसेप्ट क्या होती है कि अगर मोशन आपका गति की दिशा इधर को है तो हम कह रहे हैं कि ये अपोजिट फोर्स है या अपोज वाला फोर्स है तो उल्टा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी डायरेक्शन को देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इस पर जो बाह्य बल है वो कहाँ को लगा है। ठीक हो गया। ये अगर मौजूद है तो पहले इसको देखेंगे, वो पहले इसके अपोजिट लगेगा। अगर ये एब्सेंट है तब आप देखेंगे मोशन, फिर यानी कि आप गति की दिशा देखेंगे। ठीक हो गया। तो पहले इसको देखना है, फिर देखना है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो इसके आधार पर इसकी कंडीशन अराइज होगी। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए होता है साइकिल। तो नॉर्मली साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पर चेन होती है और यहाँ पर इसके पैडल होते हैं, ठीक है ना। आगे का पहिया बिल्कुल फ्री होता है, कुछ इस तरह से। तो अब इसको चलाने के दो तरीके। मान लीजिए कि पहली बार में साइकिल चल रही है, आपने पैडलिंग नहीं कर रखी, पैडल नहीं करे और साइकिल क्या हो रही है, आगे को चल रही है। अब जब साइकिल आगे को चल रही है, आपने कोई पैडल नहीं मारा है, तो इसका मतलब जो ये एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे थे इसकी, ये तो है नहीं, तो ये हुआ ही नहीं, जीरो हो गया। फिर आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर ये आगे को चल रही है तो इन दोनों टायर में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को लगेगा, पीछे की ओर। ठीक हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अब इसमें दूसरी कंडीशन आती है कि जब आपने पेडलिंग कर रखी है, यानी कि आप पेडल मारते हुए साइकिल को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेन जुड़ी होती है इस तरह से, ये आपका आगे का, ये आपका हैंडल हो गया और ये आगे का पहिया हो गया। अब जब आप पेडलिंग करते हैं तो पेडलिंग करते समय क्या होता है, आप यहाँ आपका जो चेन है वो किससे जुड़ी है, पीछे वाले पहिए से। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ। जब आप पेडलिंग कर रहे हैं तो आप क्या करें, यानी कि आप पेडल मार रहे हैं तो आप इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हम अपनी बात करें तो हम जब ज़मीन में चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे को दबाते हैं, तो उसकी रिएक्शन से क्या होता है, हम आगे को बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगी वही यहाँ लगी। आपने इस पर फोर्स लगाया, इसने ज़मीन को पीछे को दबाया, तो इट मीन्स कि अब एक्सटर्नल फोर्स अब आ चुका है। एक्सटर्नल फोर्स जब आ चुका है तो एक्सटर्नल फोर्स पीछे को लगा है, तो इस वाले टायर पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को लगेगा, आगे की ओर। क्लियर हो गया। इस वाले टायर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि फोर्स आपने यहाँ अप्लाई करा है। तो इस पर आप देखेंगे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये आगे को जा रही है, क्योंकि आगे को ही जा रही है, तो फिर इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को लगेगा, पीछे की ओर। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कौन सी कॉन्सेप्ट देखनी है, पहले देखना है बाह्य बल। एक्सटर्नल फोर्स अगर मौजूद है तो उसके अपोजिट लगेगा, और अगर ये मौजूद नहीं है तो आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा। तो आपने देखा कि एक ही कंडीशन में एक ही चीज़ पर आप पर फ्रिक्शन फोर्स की क्या है, दो अलग अलग डायरेक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज मोशन का अपोज नहीं करता है। क्लियर हो गया। अब अगली चीज़ आती है, इसकी वैल्यू की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला है उसकी कंसेप्ट बड़ी क्लियर है। हमने पहले भी देखा था कि जब भी आप बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि दो बॉडीज़ कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर टच करती, पूरा टच नहीं करती हैं, ठीक है। और हम ये देख रहे थे कि फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में दो बॉडीज़ कुछ इस तरह से टच करती हैं, सारे पॉइंट्स पर नहीं बल्कि सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर, जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं।
तो यानी कि इनके बीच का जो रिएक्टिव फोर्स है वही क्या बन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब मान लीजिए आप, ये हमने ब्लॉक रखा है, दो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर मैं इसको जोर से प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये जो कांटेक्ट फोर्सेस अभी पॉइंट कम हो रहे थे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, ऑटोमेटिक है, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो जब ये बढ़ते चले जाएंगे तो इट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और मैं इसको कैसे प्रेस कर रहा हूँ, नॉर्मली। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जब भी दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच का जो नॉर्मल या अभिलंब बल होता है उसके समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज कीजिए ये दो, एक सरफेस ये है, इसके ऊपर आपने दूसरी बॉडी रखी है। अब क्या होगा कि इन दोनों ने टच करा तो ये इस पर लगी एक नॉर्मल रिएक्शन, या जिसको हम कहेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया। तो जो F है वो इस N के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कहीं पर ये N इक्वल mg भी हो सकता है, कहीं पर ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये अंडर ग्रेविटी रखा गया है तब तो ये N इक्वल क्या हो जाएगा, mg। और हो सकता है कि हर जगह ऐसा ना हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस आपका ऐसा हो, आपने ये रखा है और आपने इसको इधर को प्रेस कर रखा है। ठीक है ना, एक बल लगा, एक फोर्स लगा के ऐसे प्रेस कर रखा है, तो उसके इसमें ये अलग वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल बात है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के, यानी कि दो सरफेस जहाँ पर टच कर रहे हैं उसकी नॉर्मल रिएक्शन के। अब इसको हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगता है जिसको कहते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको घर्षण गुणांक। ये सरफेस का होगा, डिपेंड करेगा। अब इसके आधार पर दो फॉर्मूले बन जाएंगे। स्टैटिक है तो म्यू एस एन, और अगर काइनेटिक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू के एन। तो आपके दो फॉर्मूले ये बन चुके हैं। तो यही फ्रिक्शन फोर्स का मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्यों एन के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं। एक आता है इसमें टर्म एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या जिसको कहेंगे हिंदी में घर्षण कोण। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, आपको कई चीज़ें अप्लाई करनी आ गई हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करनी आ गई। जैसे मान लीजिए एक सरफेस ये है, इस पर हमने एक ये ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई करा कैपिटल एफ, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, लेट स्मॉल एफ। ठीक है, दोनों सरफेस टच कर रहे हैं, ये हमारी होगी मान लिया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक हो गया, इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। तो अब एफ और आर ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये हो गया मान लिया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज कीजिए इसको मान लेते कुछ, लेट हमने इसको एस बोल दिया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो एस है, ये आर और एफ का जो रिजल्टेंट है वेक्टर एस, ये इस नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा, सपोज इसने अगर अल्फा बनाया तो हम इस अल्फा को कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। अब देखिए ये फिगर कुछ ऐसा बन गया है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दोनों का। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके कंपोनेंट कर ले, एस कॉस लेमडा, तो नहीं एस कॉस अल्फा हो गया, एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर, और एस साइन अल्फा इज इक्वल टू हो गया एफ। अब आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो एस साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एस से एस कैंसिल, तो यह आ गया आपका टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, और टेन अल्फा इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, आर से आर कैंसिल, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आ गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ये एफ की, ये एफ आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, ध्यान रखना है। ये स्टेट काइनेटिक नहीं है, ये कौन सा है, लिमिटिंग, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इस चीज़ का आपको क्लियर रखना है। ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो यानी कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही एक ही बात है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो बच्चों ये पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको आप म्यू एस भी लिख दीजिए,
कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पर वो ये एफ होगा, ठीक है ना। ये एफ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, तब जाके जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के इक्वल होता है। tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है कि ये काइनेटिक नहीं होगा, सिर्फ स्टैटिक होगा। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है और फिर हम आगे इसका नया चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।